बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। वियना टॉक्स का 7th राउंड इख्तिताम पजीर हो गया है। 5 रोज़ टॉक्स जारी रहीं। आज की स्टोरी में इन 5 दिनों में क्या हुआ, इसकी तमाम तर तफसीलात आपको बताऊंगा। इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपको डेवलपमेंट्स बताऊंगा कि इन 7 दिनों में रीकैप दे दूंगा कि इन 7 दिनों में क्या क्या हैपनिंग्स हुई। दूसरा जो इसका हिस्सा है उसमें आपको ये बताऊंगा कि इन हैपनिंग्स को सामने रखते हुए या इन डेवलपमेंट्स को सामने रखते हुए ईरान ने कौन सी चीज़ें अपने बैग के अंदर अचीव की। तीसरा इसका हिस्सा हम रखेंगे कि वेस्टर्न कम अमेरिकन कम यूरोपियन ब्लॉक ने इन सारी डेवलपमेंट्स में से कौन सी अचीवमेंट्स हासिल की। और आखिर में थोड़ी सी बात कर लेंगे कि मुमकिना तौर पे अब आगे क्या होने जा रहा है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस बज़रिया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इन तमाम 5 दिनों के अंदर हुआ क्या, उसका एक आपको क्विकली रीकैप दे देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि ईरान ने एक अदद ड्राफ्ट सबमिट करा दिया यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें ब्रिटेन है, जिसमें जर्मन्स हैं और जिसमें फ्रेंच हैं। उस ड्राफ्ट के बेसिकली 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसमें पाबंदियाँ हटाए जाने का प्लान लिखा हुआ रिटन, और दूसरा जिसमें न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर लिए जाने वाले एक्शंस भी लिखे हैं कि इन चीज़ों पर अमल कर लें तो पाबंदियाँ भी हट सकती हैं, और इन पे अमल कर लें तो हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। एक तो ईरान ने ये काम किया। दूसरा ये हुआ इसके अंदर कि इसराइल के हवाले से बहुत सारे जो ईरान के और ईरान से हम ख्याल ममालिक के ख्यालात या तासुरात थे रिगार्डिंग वट एवर इज़ हैपनिंग बिटवीन ईरान एंड इसराइल, उसको बखूबी ईरान ने रजिस्टर करवाया। और रजिस्टर उसने सूरत में करवाया कि इस स्टॉक को सबोताज करने की तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं, और उसमें सिर्फ खार या खुन्नस हमारे से नहीं है। हमें तो अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है इसराइल, वो आप लोगों को भी अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, चूँकि उसके प्राइम मिनिस्टर समेत दीगर लोग ये बयान दे रहे हैं कि भाई एग्रीमेंट हो या ना हो, हमने तो हमला करना ही करना है और हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। तो आप भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे फिर वक्त ही ज़ाया कर रहे हैं। तो जो इजराइली एग्रेशन है उसको रजिस्टर कराने में ईरान जो है इन 5 दिनों के अंदर काफ़ी हद तक कामयाब हुआ, जिसके ऊपर उनके पास जवाब नहीं है। हमने इसके हवाले से तफसीली वीडियो भी की थी। खैर, तीसरी चीज़ ये कि ईरान इस चीज़ के हवाले से भी एक अच्छा पॉइंट वहाँ पर रजिस्टर करवा चुका है कि सैंक्शंस इनह्यूमन हैं, सैंक्शंस गलत हैं। सैंक्शंस लगाए जाना यकीनी तौर पे वहाँ की आवाम को कर्ब करना है। किसी भी मुल्क के ऊपर पाबंदी लगाना किसी भी हाल के अंदर कोई एक अच्छा या दुरुस्त अमल नहीं है। तो जितने पार्टिसिपेंट थे उन सब ने इनके ऊपर जो है वो एग्रीमेंट का इजहार किया, हाँ जी सैंक्शंस गलत चीज़ है और हम भी यही चाहते हैं कि सैंक्शंस हटे। चौथी चीज़ ये कि अमेरिका यूनिलैटरली इससे अपना जो है मुआहदे को तोड़ के JCPOA के यहाँ से चला गया। ना उसने हमसे पूछा ना उसने आपसे पूछा। इस पॉइंट को भी जो है वहाँ पर रेज़ किया गया। फिर इस पॉइंट को भी रेज़ किया गया इन 5 दिनों के अंदर कि जो JCPOA के अंदर टॉक्स हो रही हैं उसका शोर होगा या उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है, ये यूरोपियंस ने कहा ये नहीं जानी चाहिए। जिस पे ईरानियन एक डिप्लोमेट ने कहा कि हमारा तो ख्याल है कि इसको लाइव ब्रॉडकास्ट हो जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, जो सीक्रेसी की चीज़ें हैं, नेशनल इंटरेस्ट की हैं, उसको हम प्राइवेटली डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें गलत चीज़ क्या है कि अगर आवाम के सामने इन सारी टॉक्स को रखा जाए। खैर, एक और चीज़ जो अहम थी वो ये थी कि ईरान ने जो ड्राफ्ट पेश किया उस ड्राफ्ट के ऊपर काफ़ी सरप्राइज एलिमेंट था जो यूरोपियन डेलीगेशंस को मिला, वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये भी वहाँ के इंटरनल सोर्सेज बताते हैं। सो ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात होना इस सारे धड़े का एक तो ये मंडे से उसका आगाज़ हुआ जो ये भी गुजरा है, उसमें सैंक्शंस के ऊपर तमाम धड़ों का एग्री करना। फिर तीसरी चीज़ ये कि उसमें सैंक्शंस उठाए जाने का ड्राफ्ट पेश करना। फिर जौहरी अफजाइश या न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो ईरान कर रहा है उसके ऊपर लिए जाने वाले एक्शंस का ड्राफ्ट भी ईरान ने सबमिट करा दिया। और उसके बाद जो ओपोनेंट कैंप था यानी यूरोपीय इत्तेहादी कैंप था उसने टाइम मांगा
इनिशियली तो उन्होंने एक आधे रोज़ के अंदर उसको जिस तरह वो पढ़ सकते थे रफली उन्होंने पढ़ लिया और उस पर उन्होंने अपनी एक राय भी कायम कर दी, लेकिन उसको अभी वो अपने ममालिक में लेके जाएंगे और जाके उसका पूरा डाइसेक्शन करेंगे और उसको पढ़ेंगे और उस पर अपने अपने पॉइंट्स रेज करेंगे। और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अगले हफ्ते जो है ये इसका एक और राउंड होगा और टॉक्स दोबारा होंगी मिडल ऑफ द नेक्स्ट वीक में वियना के अंदर ही होंगी। वेडनेसडे या थर्सडे के करीब जो है इनका आगाज़ हो जाएगा। अब एंटनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो अमेरिका के हैं, उन्होंने एक बयान भी दे दिया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यूँ लगता है कि जैसे ईरान सीरियस नहीं है टॉक्स में। खैर ऐसे बयानात जो है वो हर धड़े का देना अपना हक़ है। ईरानियन धड़ा भी अपने बयान दे रहा है जिसमें वो कह रहा है कि जी हमने बहुत अचीवमेंट हासिल कर ली हैं, और इसी तरह अमरीकी धड़ा भी ये कह रहा है कि जी ईरान ने कोई अचीवमेंट हासिल नहीं की, वो लगता है कि वो टाइम ज़ाया कर रहा है, वो सीरियस नहीं है वगैरह वगैरह। सो इनको आम लफ्ज़ों में कहते हैं सियासी बयानात। तो चलें सियासी बयानात आ रहे हैं। अभी ये जो मैंने आपसे चीज़ें शेयर की, इन तमाम चीज़ों पे हमने इसी चैनल पे एक एक करके हर दिन की कार्रवाई रिपोर्ट की है। आपकी स्क्रीन पे कुछ लिंक्स भी चल रहे होंगे, आप इन पे क्लिक करेंगे तो आप ईच डे की कार्रवाई भी जान सकते हैं। आप इस वीडियो में इस तमाम डेवलपमेंट के हवाले से भी आइडिया ले चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईरानियंस ने इस सब में क्या अचीव किया। ये मेरी प्योरली अपनी राय है। ईरानियंस की अचीवमेंट के बाद कुछ वेस्टर्न ब्लॉक की अचीवमेंट का भी आपसे जिक्र करता हूँ। पहली तो हम शुरू करते हैं ईरानियन अचीवमेंट से। ईरान की बड़ी अचीवमेंट में एक अचीवमेंट ये है कि ईरान अपने साथ 40 लोगों का वफ्द लेके गया। इस वफ्द में सेंट्रल बैंक, ऑयल मिनिस्ट्री, ट्रेड मिनिस्ट्री और न्यूक्लियर मिशन के आला तरीन लीडरशिप या आला तरीन लोग जो इस मामले को डील करते हैं वो मौजूद थे। जो जहां जैसे जिस सिम्त में नेगोशिएशन बढ़ रही थी, जिस शख्स की ज़रूरत पड़ रही थी, ये नहीं कि जी हम जाएंगे उससे जाके बात करेंगे वो चेक करेगा, वो सारे के सारे बंदे यहाँ पे उसने बिठाए और उसी वक्त तय किया जाएगा। एक तो ईरान ये चीज़ रजिस्टर कराने में वहाँ पे कामयाब हुआ कि हम सीरियस हैं, हम इसको टाइम जो है वो बारगेन नहीं करना चाहते, हमारा वफ्द यहाँ पर बैठा है और हमारा वफ्द वहीं पे इंस्टेंट सोल्यूशन या एक्शन लेने का मजाज है। सो एक तो ईरान अपनी सीरियसनेस और स्विफ्टनेस यानी कि तेज़ी रजिस्टर कराने में कामयाब हुआ, जो उसके ऊपर एक एलिगेशन था कि ये टाइम बारगेन कर रहे हैं। इसी चीज़ को उसने एक और चीज़ की सूरत में भी जो है वो मजबूत किया या रजिस्टर कराया, वो है कि ईरान एक ड्राफ्ट देने में कामयाब रहा। ये ड्राफ्ट जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया, ये वही ड्राफ्ट है जिसमें उसने एक तो सैंक्शंस हटाए जाना और दूसरा कि जौहरी हथियारों पे एक्शन कैसे लेना है। इसके साथ साथ ईरान ने ये भी कहा कि ये दो ड्राफ्ट जैसे हमारे एक्सेप्ट हो जाते हैं, हम एक तीसरा ड्राफ्ट भी दे देंगे, पहले दो की एक्सेप्टेंस की सूरत में, तीसरा हमारे पास रेडी है। सो पहले दो के ऊपर अगर वेस्टर्न ब्लॉक एग्री करते हैं तो तीसरा होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि गारंटर इस सारे जो डील है उसके कौन होंगे, कैसे होंगे और किन किन स्टेप्स पे उनकी गारंटी या उनकी आवाज़ जो है वो सुनाई देगी, वो इसका भार उठाएंगे इस सारी डील का और उसमें होने वाली हैपनिंग्स का। अच्छा, इस दूसरा जो मैंने स्टेप बताया ड्राफ्ट का, इससे इस चीज़ ने बिल्कुल कोई जगह नहीं छोड़ी ईरान ने रजिस्टर करने में कि ईरान ना कि सीरियस था बल्कि ईरान प्रिपेयर्ड भी था। और ड्राफ्ट का जो रफ मुसविदा पढ़ा गया है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ब्रीच हो गई है या बाहर आई है, वो इस हद तक आई है कि ईरान का ड्राफ्ट लीगल हैसियत से भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मसला फाइंड नहीं किया गया। JCPOA की जो जिस्ट है यानी उसका जो मतन है या जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसकी तमाम तर चीज़ों को भी एंटरटेन करता है। और तीसरा ये कि ईरान की तैयारी को जाहिर करता है कि वो किस हद तक तैयार था, उसको प्लान क्लियर था कि हमने जाके वहाँ पे क्या करना है। सो इन दो जगहों पे तो ईरान ने कामयाबी हासिल कर ली। तीसरी चीज़ ये कि अमेरिका ने पाबंदियाँ जो हटाई थी ईरान से, जिसको यूनिलैटरल जो है डिसीजन कहा गया था JCPOA का, उस पे ईरान ये बात रजिस्टर कराने में कामयाब हो गया कि जब भी मुआहदा होता है दो लोगों के दरमियान या दो धड़ों के दरमियान, कोई एक धड़ा बाकी उसके पार्टिसिपेंट या जिसके साथ मुआहदा किया गया है उसकी मर्ज़ी मंशा या उसकी नॉड लिए बगैर अगर उसको तोड़ दे तो ज़ाहिर है वो गलत करता है। तो इसमें अभी तक की जो पेशरफ्त है या इसमें अभी तक का जो नुकसान है उसका ज़िम्मेदार अमेरिका है, वो बाइडन हो या वो ट्रंप हो या वो ओबामा हो। तोड़ा तो भाई आपने मुआहदा, हमने तो आपके साथ मुआहदा किया। अगर आपको हम पे कोई शक था कि जी हम जौहरी हथियार बना रहे हैं
तो यार आप इन्वेस्टिगेशंस कराएं, इन्वेस्टिगेशंस की फाइंडिंग सामने निकलें तो उस पर हमारा मौक़िफ़ लें, यानी कि आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इस मामले को लेके जाएं, ना कि आप मुआहदा तोड़े और हम पे पाबंदियां लगा दें। तो इसमें वही बात बावर कराने में कामयाब हुआ कि दुनिया का कोई भी कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि एग्रीमेंट हो और वो भी ज़्यादा धड़ों के दरमियान हो और एक ही धड़ा उसके अंदर से इनकार कर दे और कहे जी चलें जी आप बोरिया बिस्तर समेटे और आप यहाँ से जाएँ। सो ईरान ने यहाँ पर भी एक और पॉइंट गेन किया। चौथा ये कि इसराइल की जो यहाँ पे एक हेजमनी है या इसराइल का जो बदमाशी है या इसराइल की जो तड़ियाँ हैं उसको भी काफ़ी हद तक रजिस्टर कराने में ईरान कामयाब हुआ, क्योंकि ये बाज़ गश्त सुनाई दी कि भाई चलें यार हमारी तो वो सुनते नहीं क्योंकि हमारे तो पीछे हैं, वो आपकी कौन से सुन लेते हैं, वो तो आपको भी कह रहे हैं कि अमेरिका जो मर्ज़ी करे हम तो अपना एक्शन लेंगे ही लेंगे। तो आप पहले उस मौक़िफ़ को तो दुरुस्त करें। आप हमें कहते हैं कि हम वहाँ पे कैमरे जो IAEA यानी कि यूनाइटेड नेशन के हमारे जौहरी प्लांट्स पे लगे हैं हम उनको फाल मुकम्मल तौर पे नहीं करते, तो पहले ये बताएं कि हमारे प्लांट्स पे जो वो साइबर हमले करता है, हमारे प्लांट्स पे जो वो ड्रोन से हमले करता है उसका जवाब दें, उस पर कौन सी पूछ पड़ताल आपने किया उससे पहले तो ये बताएं। तो खैर इसराइल के हवाले से भी अच्छा जो है वो रजिस्टर कराने में ईरान कामयाब रहा। उससे अगली चीज़ ये कि जब कभी भी कहीं कोई एग्रेशन या जारहाना पॉलिसी कहीं पे भी अपनाई जाती है, किसी भी जगह पे, कोई हमारे रोज़मर्रा के मामलात हों, हमारे दफ्तरी मामलात हों या हमारे कोई गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट लेवल तक के मामलात हों, तो उसमें पहले तमाम जो है वो पॉसिबल कोशिश की जाती है कि नेगोशिएशन से मसले का हल निकल सके। तो ईरान ने इन टॉक्स का हिस्सा बन के बैठ के और ख़ुसूसन इब्राहिम रईसी साहब का टैग लगा के, क्योंकि उन पर टैग वेस्ट ये लगाता है कि वो बड़े हार्ड लाइनर हैं, बड़े रिजिड हैं और वो एंटी वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के आदमी हैं, तो उस स्टीरियोटाइप को भी तोड़ा गया। ख्याल था कि नहीं बैठेंगे और बहुत हार्ड हालात चलेंगे आगे, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने डेलीगेशन भेज के एक अचीवमेंट हासिल की कि सिफारती महाज पे उन्होंने अपने आप को क्लीन कराया कि हम क्लीन हैं, रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, ये आप देखें हमारी तैयारी, ये हमारा वफ्द देखें, हम यहाँ पे बैठे और बातचीत कर रहे हैं। अब अगर कल को कोई जारहाना पॉलिसी अपनाई जाती है उस साइड से या इस साइड से, तो ईरान के पास आज एक जवाब है कि उसने नेक नियति से कोशिश ज़रूर की। अच्छा, छठी चीज़ जो कि बड़ी अहम है वो ये है कि इस सारे मामले में ईरान ने अपने आप को एक पावर कॉरिडोर के तौर पे या एक ताकत के तौर पे मनवाया है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है या वो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है या ईरान का ड्रोन प्रोग्राम है, जो भी चीज़ है, इन तमाम के होने के बावजूद ये पॉइंट ऑफ टेंशन है फॉर द वेस्टर्न। और वेस्टर्न से मुराद मेरी कोई एक मुल्क नहीं है, मल्टीपल ममालिक हैं। यानी कि आप ये अंदाज़ा कीजिए कि जब भी कोई दो धड़े आपस में बैठते हैं और बैठ के बातचीत को हल करते हैं और इससे पहले वो अच्छी खासी आपस में नोक झोंक या लड़ाई कर चुकते हैं, तो उस बैठने का मकसद ये है कि इस कुव्वत से इस कुव्वत को ज़ेर नहीं किया जा सक रहा या ये कुव्वत इसको नहीं ज़ेर कर पा रही, क्योंकि जिस भी साइड पे ताकत ज़्यादा होगी या वो ज़्यादा पावरफुल होगी तो वो अगले को कर्ब कर देगी या क्रश कर देगी। अमेरिका ने पाबंदियों की सूरत में किया, अमेरिका ने फोर्स की सूरत में किया, डायरेक्टली किया, इनडायरेक्टली किया, बज़रिया इसराइल किया, बट ईरान इज़ देयर, ईरान इज़ अ पावर। और आज वो एक तरफ बैठा टेबल के और दूसरी तरफ कई कुव्वतें बैठी हैं, उनमें कुछ उसके हम ख्याल भी हैं, उसके हमदर्द भी हैं, लेकिन लार्जली वेस्टर्न तमाम इत्तेहाद उसके ऑपोजिट है। सो ऑपोजिट साइड पे ममालिक का इत्तेहाद है और इस साइड पे एक मुल्क है। दिस मीन्स यू आर एन एब्सोल्यूट पावर। किसी को आपके साथ बैठ के कोई एग्रीमेंट करना पड़ रहा है, वरना तो आपको कर्व कर सकता था या क्रश कर चुका होता। खैर, ये एक बड़ी अचीवमेंट है जो ईरान ने अभी तक हासिल किया। इससे कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, ये मेरी अपनी राय है। आखिरी चीज़ कि इस सारे से अब ऐसा नहीं हो सकता कि सारा कुछ ही ईरान ने गेन किया और सारी ईरान की अचीवमेंट्स हैं। बहुत सारी अचीवमेंट इसमें वेस्टर्न्स की भी हैं, लेकिन मैं बहुत गौर व गौस के बाद 3 चीज़ें हैं जो निकाल सकूं, जो मुझे लगता है कि वेस्टर्न कैंप जिसमें अमेरिका कम उसके इत्तेहादी जो हैं उन्होंने कुछ अचीव किया। पहली चीज़ तो वो अचीव उन्होंने ये की है कि जो ईरान ने ड्राफ्ट दिया, जो 2 ड्राफ्ट दिए और तीसरा ईरान कहता है कि रेडी है, ये बात वेस्टर्न पावर्स दुनिया को बावर कराने में फ़िलहाल अभी तक कामयाब हैं। वो ये कहते हैं कि ये ड्राफ्ट एक नया ड्राफ्ट है, यानी कि ये 7वां राउंड है। इससे कबल हसन रूहानी
اور جواد ظریف یعنی جو پچھلی گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ ہم نے کئی ماہ بیٹھک کی، بات چیت ہوئی، پیسہ لگا اور بہت سارے راز شیئر ہوئے، کچھ انہوں نے برداشت کیا، کچھ ہم نے برداشت کیا، گیو اینڈ ٹیک ہوتے ہوتے کوئی 80% وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ایگریمنٹ تیار تھا، 20% رہتا تھا۔ ہم نے اس 20 کے پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھک کی، تو انہوں نے جو ہمیں ڈرافٹ دے دیا ہے وہ تو پرانے کو انہوں نے کراس کر دیا، وہ کہتے ہیں یہ فارغ ہے پرانا ڈرافٹ، اب نئے سرے سے بات کریں۔ تو اس کا مطلب دوسرا وہ یہ رجسٹر کرانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ ایران پہلی کی گئی ڈیولپمنٹس یا اپنی گورنمنٹ کی گئے فیصلوں سے منحرف ہے، ایران ان کے فیصلوں کو ریگارڈ ہی نہیں کرتا، ایران باقی ممالک کی پریزنس اور باقی ممالک کے فیصلوں کو بھی ریگارڈ نہیں کرتا، یعنی کہ ایران یہاں پہ ایک سولو فلائٹ لینا چاہ رہا ہے۔ ڈرافٹ جیسا کہ میں نے ذکر کیا جو پیش کیا گیا ہے اس کا رف تو انہوں نے پڑھ لیا جو ڈپلومیٹس سے، اور انہوں نے اپنی رائے دے بھی دی، اور انہوں نے اپنی رائے اپنے ممالک میں پہنچا بھی دی، اور جن تک پہنچائی انہوں نے ابھی تک خود ہاتھ میں سامنے پکڑ کے ڈرافٹ پڑھا نہیں ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر اپنی رائے بھی دے دی۔ مثال کے طور پہ سیکرٹری آف دی اسٹیٹ اینٹنی بلنکن، جس میں انہوں نے کہا جی لگتا ہے کہ جی وہ سیریس نہیں ہے، اور ابھی ان کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ بھائی ان کے مندوب تو ابھی تک وہاں پہ پہنچے نہیں ہیں واشنگٹن، بہت سارے راز و نیاز ہیں، بذریعہ ای میل ڈرافٹ تو چلے جاتا ہے لیکن نیگوسیشن بہت ساری ہے جو ڈیو ٹو سیکریسی جو ہے یہ لوگ کسی بھی طرح آپس میں کورسپونڈ نہیں کرتے، انڈر انلیس وہ آمنے سامنے بیٹھ کے نہ بات چیت کر رہے ہوں۔ اس بات کو رجسٹر کرانے میں ویسٹ ابھی کافی حد تک کامیاب ہے کہ نئے ڈرافٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیریس نہیں ہے، نئے ڈرافٹ کا مطلب یہ ہے کہ پرانوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، نئے ڈرافٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ٹائم جو ہے وہ بارگین کرنا مزید چاہ رہے ہیں، اور اس میں وہ اپنے پیچھے جوہری جو پلانٹ لگے ہیں اس کے اندر مزید انرچمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایران کے حوالے سے کہنا یہ ہے کہ جو پچھلے ڈرافٹ تیار کیا گیا تب حالات اور تھے، تب دنیا کے ڈائنامکس اور تھے، تب ہمارے انٹرنل ڈائنامکس اور تھے، اب معاملات کچھ اور ہیں۔ خیر ویسٹ یہ بات رجسٹر کرانے میں یہاں پہ کامیاب ہمیں دکھا ہے۔ دوسری چیز یہ جو ویسٹ کو یا ویسٹ کی اچیومنٹ میں کنسیڈر کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ٹاکس کسی بھی جارحیت سے قبل یعنی کہ بات چیت یا بیٹھ کے معاملات کو ڈسکس کر کے سارٹ آؤٹ کرنے کی جو کوشش ہے، جس طرح ایک کامیابی ایران نے حاصل کی اسی طرح ایک کامیابی امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بھی حاصل کر لیا۔ اگر کل کو خدا نخواستہ یہ ڈیل کامیاب نہیں ہوتی تو ایگریشن یا فورس کے استعمال کی کلیئر کٹ جو ہے سٹیٹمنٹس بڑے بڑے لیڈران ان ممالک کے دے چکے ہیں۔ اسرائیل تو دے رہا ہے، امریکہ بھی دے چکا ہے کہ ہم ادر آپشنز کنسیڈر کریں گے، اور جتنی اس کی اس وقت ملٹری پریزنس ایران کے ارد گرد اور مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے وہ سیکنڈ اوے ہے شاید کسی بھی ایسی آرڈر یا ڈائریکشن سے۔ تو تب کیا ہوگا؟ تب یقینی طور پہ جو ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن اس سے قبل یہ جو ابھی سفارتی کوششیں جاری ہیں یہ کوششیں یقینی طور پہ امریکہ یا اتحادیوں کو ایک ایج دیں گی کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح وہ اکٹھے ہوں، جا کے ایران کو سمجھائیں، ان کو کہیں کہ بھائی آپ مان جائیں، آپ نہ کریں، لیکن وہ دیکھیں نا ہماری بات نہیں مانے۔ ہم نے تو ہر ممکن کوشش کی، پچھلے ہم نے ان کے گورنمنٹ کے ساتھ بھی کی، ایران کی اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم نے کوشش کی، لیکن اور ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ باقی اتحادی بھی ہیں، تو ایران تو ماننے کو تیار نہیں ہے اور ایران اکیلا ہے، سو چنانچہ ہم سارے اکٹھے ہیں، تو اس لیے اب تو ہمارا جو حملہ ہے یا ہماری جارحیت ہے وہ تو جائز ہے کیونکہ بیٹھ کے ہم نے بات کی، اس نے سنا نہیں، سو اس کو ایک ایج یہ حاصل ہے، کوئی اگری کرے یا کوئی ڈس اگری کرے۔ تیسری چیز یہ بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر سفارتی محاذ سب سے بڑا محاذ ہوتا ہے۔ جنگی یا جارحانہ انداز اپنانا جو ہے وہ کسی کو کسی پہ ایج خاص نہیں دیتا کیونکہ اب معاملات بدل چکے ہیں۔ سفارتی محاذ پہ ویسٹرن بلاک جس میں امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں وہ اپنے ساتھ زیادہ ممالک یا زیادہ ممالک کی سٹرینتھ شو کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ یعنی کہ آسان لفظوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ برطانیہ مثال کے طور پہ، فرانس مثال کے طور پہ، جرمنی، امریکہ اٹ سیلف، پھر مثال کے طور پہ UAE، سعودی عربیہ، بحرین، قطر اینڈ دا لسٹ گوز آن۔ یعنی وہ ممالک جو اس ہم خیال دھڑے کا یا ان اسکول آف تھاٹ والے لوگوں کا حصہ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ایران کے اتحادی۔ یعنی ایران کے ساتھ جو کھڑے ہیں اس میں ایک چائنا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ایک رشیا ہے، چائنا نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، رشیا نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، ایک اس کا اتحادی پاکستان بھی ہے جس نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔ سو وہ پاکستان کی اسٹیٹمنٹ نہ دینا یا اور بہت سارے برادر اسلامی ممالک کی اسٹیٹمنٹ نہ دینا اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہاں پہ
کہ آج یہودی اسرائیلی جو ہیں ان کی آواز میں، یا عیسائی یا جو اس وقت امریکن ہے، یہودی اور عیسائی آج ایک زبان ہے اس معاملے پہ، یا یوں کہہ لیں کہ اس معاملے پہ بھی، اور ان کے ساتھ بہت سارے مسلمان بھی یک زبان ہیں. اور اپوزٹ سائڈ پہ ایران جو ایک مسلم ملک ہے، اس کے ساتھ آج بہت سارے مسلم ممالک نہیں کھڑے ہوئے. اس کے ساتھ آج رشیا کھڑا ہے، اس کے ساتھ اناؤنسڈ ایک چائنا کھڑا ہے، اور بہت سارے مسلمان ممالک سمیت پاکستان کی جوہری معاہدے والے معاملے پہ خاموشی جو ہے وہ یقینی طور پہ مسلمانوں کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے. بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ اس خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے، اس ویانا ٹاکس میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتے رہیں. ابھی کچھ بھی یقینی طور پہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن اشارے اس جانب مجھے ملتے ہیں، میں غلط بھی یقینی طور پہ ثابت ہو سکتا ہوں، کہ ایران کی جو ٹاکس ہیں وہ مجھے کامیاب ہوتی دکھ رہی ہیں. یہ ساری کوششیں ابھی جو کی جا رہی ہیں یقینی طور پہ اس جانب بڑھ رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، میرا کیلکولیشن اس پہ یقینی طور پہ غلط ہو سکتی ہے، کوئی ایسی ان یوزول چیز ہو جائے جس کے بارے میں میں نے یا کسی نے بھی سوچا نہ ہو، کچھ سرپرائز ایلیمنٹ سامنے آ جائے. بہرحال اگلے ہفتے ٹاکس دوبارہ ریزیوم ہو رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس حوالے سے یوں ہی اپڈیٹ رکھیں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.